हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात करेंगे। तो ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में जो बेसिक डिफरेंट है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग से, वो ये है कि इसके जो पिच लेंथ जो पी होता है, जो क्या जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो पी होता है, इसमें पी थोड़ा लार्ज होता है। और ये पी लार्ज होने की वजह से जो है, इसमें टॉर्जन तो आता ही है और साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी इसमें डेवलप होने लगता है। तो बेंडिंग मोमेंट जो इसमें आएगा, वो आएगा डब्ल्यू आर साइन अल्फा। डब्ल्यू आर साइन अल्फा। अब एक एक करके बात करते हैं। तो जो ओपन कॉइल स्प्रिंग होता है, तो ओपन कॉइल स्प्रिंग एक तरफ फिक्स है, दूसरी तरफ से मानिए इस पे डब्ल्यू लोड अप्लाई किया गया है। तो डब्ल्यू लोड जब इसमें अप्लाई कर दिया जाता है, तो ये आपका, और इसके ये पिच लेंथ है, जो एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच का कंसेक्यूटिव टर्न्स के बीच का जो गैप है, वो पिच लेंथ है इसका। और इस गैप की वजह से वो कंप्रेसिव लोड जो है ले पाता है। स्प्रिंग जो है इस गैप की वजह से कंप्रेस हो पाता है। जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ज़्यादा हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते हैं, या तो कह सकते हैं उतना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है। इसको पूरा रिजिड जब तक होगा, जब तक कि इसमें गैप जीरो ना हो जाए, तब तक ये पूरा रिजिड होगा और उतना ही इसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो अब हम देखेंगे, अगर स्मॉल डी डायामीटर ऑफ स्प्रिंग वायर है इसका, जैसा कि पहले भी था कि जो वायर से जो ये बने होते हैं, उस वायर का डायामीटर होता है स्मॉल डी। कैपिटल आर है मीन रेडियस ऑफ स्प्रिंग, या तो कह सकते हैं मीन रेडियस ऑफ क्वाइल। जो क्वाइल ये बने हैं, इस क्वाइल का जो मीन रेडियस है, वो है आपका कैपिटल आर। डब्ल्यू है एक्सियल लोड ऑन स्प्रिंग, जो इस पे लोड अप्लाई होगा। और पी जो आपको मैंने बताया, ये पिच है। और एन है नंबर ऑफ टर्न, इसमें आप देख पा रहे हो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न और 4 टर्न। 4 टर्न है इसमें। और उसके बाद से अल्फा है एंगल ऑफ हेलिक्स। अब एंगल ऑफ हेलिक्स क्या होता है? एंगल ऑफ हेलिक्स मतलब कि जो क्वाइल जिस एंगल पे एक दूसरे क्वाइल से जुड़ा होता है, वो होता है एंगल ऑफ हेलिक्स। तो इसमें जो एंगल ऑफ हेलिक्स है, वो होगा आपका ये वाला एंगल। ये है एंगल ऑफ हेलिक्स अल्फा। एक क्वाइल एक क्वाइल दूसरे वाले क्वाइल से जिस एंगल पे कनेक्ट हो रहा है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ हेलिक्स। अब जो है, जो इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट जो आएगा, पहले भी आपको पता है ट्विस्टिंग मोमेंट जो स्प्रिंग में आता है, वो होता है लोड इनटू मीन रेडियस ऑफ दैट कॉइल। तो डब्ल्यू इंटू आर हो गया। अब ये जो टोटल मोमेंट होगा, ये टोटल मोमेंट होगा, ये दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, बेंडिंग मोमेंट और एक टॉर्जनल मोमेंट। क्योंकि इसके पिच लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें बेंडिंग मोमेंट भी आता है। अब टॉर्जन की वजह से जो भी इसमें मोमेंट आएगा, वो होगा डब्ल्यू आर कॉस अल्फा। क्योंकि अब आर जो है, क्योंकि ये आर है, ये आर जो डिस्टेंस है, वो इसका ये वाला डिस्टेंस है आर, और हमको चाहिए सीधा। तो ये सीधा वाला डिस्टेंस जब लेंगे हम, तो वो हो जाएगा आर कॉस अल्फा। तो डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आर कॉस अल्फा। और ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग की वजह से जो मोमेंट होगा, वो बेंड एक तो टॉर्जन कुछ ऐसे होगा, और बेंडिंग को का जो होगा, जो डायरेक्शन होगी बेंडिंग की, वो डायरेक्शन हमारी होगी कुछ यूं टाइप की, ऐसे। और टॉर्जन होगा ऐसे। तो बेंडिंग जो होगा, तो डब्लू, ये जो डब्लू लोड इस पे लगा है, और जो इसका लेंथ होगा, तो लेंथ जो अगर वर्टिकल लेंथ, जो बेंडिंग होगी वर्टिकल में होगी, और जो टॉर्क होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो वर्टिकल जो लेंथ होगा, तो आर इसका, आर आर ये लेंथ है,
और इसका वर्टिकल लेंथ होगा r इंटू साइन अल्फा। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू आर साइन अल्फा। लेंथ ऑफ द वायर आपको पता ही है कि लेंथ ऑफ द वायर पिछले जब जब क्लोज कॉइल था तो 2 पाई r इंटू एन था। 2 पाई r एक कॉइल का पेरीमीटर और n नंबर ऑफ कॉइल। लेकिन इसमें जो है r की जगह होगा r सेक अल्फा। तो ये टोटल हो जाएगा 2 पाई r सेक अल्फा इंटू एन। अब बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन होता है m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, वहाँ से सिग्मा जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस आएगा m इंटू वाई अपॉन आई। यहाँ से हमारा सिग्मा की वैल्यू आ गई 32 डब्ल्यू आर साइन अल्फा अपॉन पाई डी क्यूब। अब एंगल ऑफ जो ट्विस्ट होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट से आप थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी डब्ल्यू आर कास अल्फा एल अपॉन जी इंटू जे। और आपको पता है कि एंगल ऑफ बेंड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो होता है तो होता है एम एल अपॉन ई आई। एम एल अपॉन ई आई, जैसा कि मैं पहले बता चुका था बेंडिंग इक्वेशन में थीटा की वैल्यू जो होती है एम एल अपॉन ई आई होती है। तो यहाँ पे एम की वैल्यू जो रखेंगे डब्ल्यू आर साइन अल्फा, और तो डब्ल्यू आर साइन अल्फा इंटू एल अपॉन ई आई। तो ये जो हो गया। अब आप आएंगे वर्क डन डिफ्लेक्शन की वजह से और स्ट्रेन एनर्जी, दोनों इसके बराबर होते हैं। द वर्क डन ड्यू टू डिफ्लेक्शन एट एनी मेंबर शुड बी इक्वल टू द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दैट मेंबर। तो स्प्रिंग के लिए भी वही होगा। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये होगा हाफ, ये होगा आपका हाफ इंटू डब्लू इंटू अल्फा इंटू डिफ्लेक्शन डेल्टा, हाफ इंटू डब्लू इंटू डिफ्लेक्शन। ये हो गया टोटल वर्क डन ड्यू टू डिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू होगा टोटल स्ट्रेन एनर्जी। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो होगा टॉर्जन के लिए हाफ इंटू ट्विस्टिंग मोमेंट इंटू एंगल इन प्लस हाफ इंटू बेंडिंग मोमेंट इंटू बेंडिंग का एंगल। तो ये टोटल जो डब्लू इंटू अल्फा अगर देखा जाए तो होगा टी थीटा प्लस एम इंटू फाइव। यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और जब आप वैल्यू करेंगे टी थीटा और फाई की जब वैल्यू आप भरेंगे तो ये फर्दर एक्सपेंड होके इस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा और ये इक्वेशन फर्दर एक्सपेंड होगा और ये डिफ्लेक्शन के टर्म में आएगा। तो डिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन बनता है वो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। 2 WR³ पाई एन सेक अल्फा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर अल्फा अपान जी जे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपान ई आई। ये इसका जो है डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो गया ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग के लिए। अब जे की वैल्यू आपको पता है पाई बाई 32 डी पर पावर 4 और आई होता है पाई बाई 64 डी पर पावर 4। क्योंकि ये कॉइल जो होते हैं इसमें वायर्स, तो वायर्स जो होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं। तो सर्कुलर शेप पाई बाई 36 डी पर पावर 4। तो यहाँ से जो डिफ्लेक्शन आपका हुआ, तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं जे और आई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये फर्दर एक्सपेंड होके हो जाता है 8 WN DQ अपॉन जी डी पे पावर 4 इंटू के। के इज नथिंग बट द कांस्टेंट एंड इट शुड बी इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ई। ये जो वैल्यू है ये के की एक कांस्टेंट की वैल्यू है, इसमें सारी चीजें कांस्टेंट गिवन होती है। ये तो हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। अब हम एंगुलर रोटेशन पे आते हैं कि एंगुलर रोटेशन इसमें कितना होगा। तो चूंकि रोटेशन इसमें दो तरह का हो रहा है, एक तो रोटेशन हो रहा है थीटा और एक रोटेशन हो रहा है अल्फा। अल्फा रोटेशन जो है वो एंगल ऑफ हेलिक्स है और जो थीटा है वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से जिसमें स्लोप बनेगा वो। तो ये दोनों अगर इसके दोनों रिजल्टेंट को देखा जाए तो होगा थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस साई इंटू कास अल्फा। तो ये जो है ये टोटल रिजल्टेंट हो गया एंगुलर रोटेशन का। तो यहाँ पे हम थीटा और साई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हमारा फर्दर एक्सपेंड होके आएगा साई इज इक्वल टू 2 पाई 2 WR स्क्वायर एन
पाई साइन अल्फा 1/GJ माइनस 1/EI। ये आपका आ गया फाई की वैल्यू, एंगुलर रोटेशन की ये आपकी वैल्यू। अब हम देखेंगे इसको जब हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो जो हमारी फाई की वैल्यू, एंगुलर रोटेशन की वैल्यू आ गई, वो आ गई 64 WR³ एन साइन अल्फा अपान डी पर पावर 4 ब्रैकेट 1/G माइनस 2/E। ये इसका है एंगुलर रोटेशन। जो टोटल ये रिजल्टेंट होगा, टोटल रोटेशन का जो रिजल्टेंट होगा वो एंगुलर रोटेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे चार अलग अलग इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं जिसके हेल्प से हम ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग में किसी भी पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपका है बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले डिफ्लेक्शन का छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल है एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, an open coiled helical spring made up of 10 mm diameter wire has 15 coil of 50 mm radius with 20-degree helix angle. It is subjected to axial load of 300 Newton. Find the deflection of spring. Take E is equal to 200 gigapascal and C is equal to 80 gigapascal. अब जो इस क्वेश्चन में जो है आपको डायामीटर ऑफ द क्वाइल मतलब कैपिटल डी दिया है 10 mm, जो क्वाइल का डायमीटर है, और नंबर्स ऑफ क्वाइल जो दिया है वो दिया 15 नंबर ऑफ क्वाइल, और डायमीटर इसका W जो इस पे गिवन है लोड वो है 300 न्यूटन, और E की वैल्यू जो है 200 गीगा पास्कल मीन्स 200 इंटू 10 पर पावर 3 मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एंगल ऑफ हेलिक्स अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री, और G की वैल्यू जो शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ द GDT इसकी वैल्यू है 80 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। अब आपको और मेन रेडियस जब होगा तो वो होगा आपका मीन रेडियस वो 50 mm होगा। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो ये है ये स्मॉल डी होगा आपका, स्मॉल डी 10 mm, स्मॉल डी मतलब डायामीटर ऑफ वायर्स। तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला जो हम जानते हैं वो होता है 64 WR³ एन सेक अल्फा अपान डी पर पावर 4 ब्रैकेट cos स्क्वायर अल्फा अपान जी प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान ई। यहाँ पे हमको सारे वैल्यूज गिवन है, तो सारे वैल्यूज जब हम पुट करते हैं, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यूनिट इसमें आपको क्या पुट करना। अगर कुछ न्यूटन पर mm में है तो डिफ्लेक्शन mm में आएगा, और न्यूटन मीटर में अगर रखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो जो है आपका डिफ्लेक्शन वो मीटर में बताने लगेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो W को भी आप न्यूटन में चेंज कर लीजिए, और E और G अगर किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में नहीं है तो उसको भी आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। बाकी ऐसे ही डायामीटर ऑफ द क्वाइल या फिर डायामीटर ऑफ द वायर्स इसको भी आप mm में ही चेंज कर लीजिए, तो जो भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू जाएगा वो आएगा mm में। तो ये जब आपने सारे जो डेटा जो है यहाँ पे पुट किए हैं, तो डेटा पुट करने के बाद जो डिफ्लेक्शन हमारा निकल के आया वो आया 46.77 mm। ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड अप ऑफ wire of circular cross section is required to carry a load of 150 Newton. The wire diameter is 12 mm and mean coil radius is 60 mm. If the helix angle of the spring is 30 degree, the number of turn is 15. तो कैलकुलेट करना एक्सियल डिफ्लेक्शन एंड एंगुलर रोटेशन ऑफ फोर्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स एंड ऑफ द स्प्रिंग, और इसमें शियर मॉडुलस 80 गीगा पास्कल एंड यंग मॉडुलस 200 गीगा पास्कल आपको गिवन है। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। जो हमारे पास लोड अप्लाइड है इस स्प्रिंग पे वो है 150 न्यूटन। जो रेडियस हमारा दिया है, रेडियस ऑफ द
कॉइल, रेडियस ऑफ द जो कॉइल दिया है वो दिया है 60 mm का, और जो हमारा डायमीटर ऑफ द वायर दिया है, इसको स्मॉल डी में भी लिख सकते हो आप, ये है 12 mm, एंड एंगल ऑफ हेलिक्स है 30 डिग्री, नंबर ऑफ कॉइल जो टर्न है 15 है, और जी की वैल्यू है 80 गीगा पास्कल, मीन्स 80 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ई की वैल्यू भी आप मेगा पास्कल में चेंज करोगे तो 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल, ये मल्टीप्लाइड का निशान है, सी की जगह आप इसको मारिएगा 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। अब आपको इसमें डिफ्लेक्शन पूछा है और साई की वैल्यू पूछा है, एंगुलर रोटेशन। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन का फार्मूला, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला आपको पता है कि 64 WR³ सेक अल्फा अपान डी पर पावर 4 ब्रैकेट cos स्क्वायर अल्फा अपान जी प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपान ई। यहाँ से सारे वैल्यूज आपको ऊपर गिवन है और सबको आपने एक सेम यूनिट में भी कन्वर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जब सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आपका जो है डिफ्लेक्शन का फार्मूला निकल के आ जाना। दूसरा केस है एंगुलर रोटेशन। एंगुलर रोटेशन का भी ये फार्मूला जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो एंगुलर रोटेशन का जो फार्मूला है, इस फार्मूला में आप सारे वैल्यूज जो है जितने भी हैं उसको आप सारे डेटा पुट करिए, और जो भी एंगुलर रोटेशन आएगा वो ध्यान रहे कि वो एंगुलर रोटेशन आपका रेडियन में आएगा। जितने भी एंगुलर रोटेशन जो भी आएगा रेडियन में आएगा, उसको फर्दर आप कन्वर्ट कर लोगे आप डिग्री में, या तो रेडियन में ही आंसर आप लिख सकते हो। तो ये आंसर आ गया 1.79 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप और देखते हो, फिर इसके बाद देखा जाए एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है एन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड अप ऑफ 10 mm diameter steel rod, 40 mm mean coil radius, and 20 degree angle of helix is subjected to an axial load W. Determine magnitude of the load W if the maximum shear stress in wire due to torque is limited to 135 megapascal. Calculate the number of turn in the spring if axial extension in the spring and the load W is 40 mm. अब इसमें जो है फार्मूला को आपको रीअरेंज करके कुछ और पैरामीटर को फाइंड आउट करने होंगे। तो आप पहले देख लो कि आपके पास गिवन डेटा क्या है और क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा देखेंगे तो जो है, जो स्टील रॉड का डायमीटर है वायर का वो है 10 mm स्मॉल डी, और जो मीन रेडियस जो कॉइल का होगा वो दिया है 45 mm। यहाँ पे एंगल ऑफ हेलिक्स जो दिया है 20 डिग्री, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो दिया है 135 मेगा पास्कल। और इसमें आपको बताया है कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, डिफ्लेक्शन भी दे दिया है। एक्सियल एक्सटेंशन मतलब कि उसमें डिफ्लेक्शन दिया है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपका है 40 mm, और W जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। तो आपको फाइंड करना है W कितने लोड के लिए ये पर्टिकुलर जो डिफ्लेक्शन आपको दिया गया 40 mm वो कितने लोड पे ही आएगा, और नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे उस हिसाब से। तो आपके पास जो डेटा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का डेटा, मतलब टाउ की वैल्यू दी है 150। तो यहाँ पे आपको टाउ का जो है फार्मूला पता है, तो टाउ जो है टाउ की वैल्यू दी है, इससे भी आप रिमेनिंग डेटा को निकाल सकते हो। तो टाउ इज इक्वल टू होता है 16 WR cos अल्फा अपान पाई डी क्यू। तो यहाँ से जो है W की वैल्यू आपको नहीं पता है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है। तो यहाँ से W की वैल्यू इजीली आपको फाइंड हो गई। जब सारे वैल्यू को रखें तो W की वैल्यू 626.8524 न्यूटन W पता चल गया। देखिए ये एंगल ऑफ हेलिक्स यहाँ पे देखिए बना भी दिया है 20 डिग्री, और ये W ये है और R ये है। तो इस फिगर को भी ध्यान से देखिएगा और एक बार इसको कॉपी में आप बना लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। तो
आगे देखेंगे। अब एक्सियल एक्सटेंशन आपको गिवन है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ टर्न कितने होंगे। तो एक्सियल एक्सटेंशन जो फार्मूला होता है एक्सटेंशन का, ये फार्मूला है। और इस फार्मूला में आप डिफ्लेक्शन की वैल्यू 40 रख के, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है, एन की वैल्यू आप एन रख दो। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ गई 0.8461। और आपको पता है नंबर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ कॉइल, ये डेसिमल में तो हो नहीं सकते, तो अप्रॉक्स है इसका, जो एन की वैल्यू 1 ले सकते हैं अप्रॉक्स। मतलब कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल होगा वो एक होगा, एक कॉइल ही लगाने से ही वो स्प्रिंग तैयार हो जाएगा 40 mm का डिफ्लेक्शन लेने के लिए। उसके बाद से जो है, अगर हम स्ट्रेस निकालते हैं तो यहाँ आपको पता है कि ये होता है T/J इज इक्वल टू F/Y, या फिर कह सकते हो M/I इज इक्वल टू M/I इज इक्वल टू सिग्मा/Y। तो m की वैल्यू है 12.475 इंटू 10⁻⁶, और i की वैल्यू होती है 60π/64 अपॉन डी स्क्वायर, मतलब d की वैल्यू 15 है mm। इज इक्वल टू होना चाहिए स्ट्रेस मतलब f, स्ट्रेस सिग्मा f दोनों से लिख सकते हो, f अपॉन y, y मतलब डायमीटर का आधा d/2। तो यहाँ से स्ट्रेस आपका आ गया ये। अब इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस अगर आपको निकालनी है कि शियर स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया था, लेकिन शियर स्ट्रेस एक्चुअल में उस गिवन लोड पे क्या होगा, तो होगा T इज इक्वल टू, आपको पहले पता था कि T इज इक्वल टू पी आर का अल्फा होता है। यहाँ से T आपको पता चल गया, T की वैल्यू ये हो गई। P की वैल्यू आपको पता ही है, डब्ल्यू आर का अल्फा, P मतलब लोड, तो ये हो गया आपका। और टॉर्जनल फार्मूला जब T/J इज इक्वल टू टाउ/r, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू आप पता लगा सकते हो कि जो गिवन लोड W है उसकी वजह से जो है टाउ उसमें कितना डेवलप होगा। और जो गिवन था हमारे पास टाउ, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस गिवन था, और ये शियर स्ट्रेस अब इन द बिहाफ ऑफ गिवन लोड है। तो ये टाउ आपकी वैल्यू आ गई। अब आप एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8.28। Find the mean radius of the open coil spring of helix angle of 30 degree to give a vertical displacement of 23 mm and angular rotation of load and of 0.02 radian under an axial load of 35 Newton. The material available in steel rod 6 mm diameter, और गिवन जो डेटा है वो E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल में ही है, इसको आप मेगा पास्कल एज्यूम कर लीजिएगा। स्टील का होता ही है 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड जी जो है वो दिया है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसमें आपको देखना है कि गिवन डेटा क्या है और फाइंड क्या करना है। तो आपको जो है इसमें मीन रेडियस फाइंड करना है, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है कि कैपिटल आर कितना होगा। कैपिटल आर एक चीज आपको निकालना है, और दूसरी चीज जो है आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें गिवन है। तो हेलिक्स एंगल आपका अल्फा, डिस्प्लेसमेंट आपको बताया 23 mm का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा। रोटेशन भी बताया है आपसे 0.02 रेडियन का रोटेशन है। एक्सियल लोड गिवन है आपको। डायामीटर ऑफ द रॉड भी गिवन है 6 mm। यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस आपको गिवन है। तो आपको एक्सियल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न तो दिया नहीं है, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ कॉइल, तो एन की वैल्यू भी नहीं पता है, और मीन रेडियस भी निकालना है। मतलब आर और एन जो है दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्सियल डिफ्लेक्शन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन का ये फार्मूला है, यहाँ पे सारी चीजें आप पुट करोगे इंस्टीड ऑफ आर एंड एन, स्मॉल एन। तो इसमें इसमें सारी आप वैल्यू सारे पुट किए, इसमें आर और एन की वैल्यू आपने नहीं पुट किया क्योंकि आपको यही निकालना है।
तो आर क्यूब एन की वैल्यू यहाँ आपको पता चली विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन इन ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अब जो है आर क्यूब एन की वैल्यू यहाँ पता चली। अब एंगुलर रोटेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो एंगुलर रोटेशन वाला फार्मूला जब अप्लाई करोगे वहाँ आर स्क्वायर एन की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि आपको पता है आर और एन ई अननोन है जो हमें निकालना है। तो यहाँ से जो है ये जो है 2.16 इंटू 10⁻⁶ आर क्यूब एन की वैल्यू हो 0.02 के बराबर है। एक बार चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखोगे आप जो हमारा आर क्यूब एन की वैल्यू यहाँ से आ गई एंगुलर रोटेशन वाले फार्मूले से। आर क्यूब एन की वैल्यू 9259.26 आई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें इजीली आर की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो मीन रेडियस हमारा जो होगा वो होगा 104.8 mm। ये हमारा मीन रेडियस है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग का। अब ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग जो है एक क्वेश्चन है 8.29, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगल ऑफ हेलिक्स फॉर विच द error in calculating the extension of the helical spring under axial load of the closed coil formula is less than 1%। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपसे मैक्सिमम एंगल ऑफ हेलिक्स पूछा है कि जो एक्सटेंशन में एरर जो आपको आना चाहिए एक्सियल लोड की वजह से वो क्लोज कॉइल फार्मूला का 1% ही लेस हो। तो लेंथ ऑफ द ओपन कॉइल्ड स्प्रिंग का आपको फार्मूला पता है 2πr/n sec अल्फा, और क्लोज कॉइल का सिंपल ही होता है 2πr/n। एक्सटेंशन इन ओपन कॉइल को अगर हम माने सिग्मा 1 है और क्लोज कॉइल का एक्सटेंशन सिग्मा 2 है, तो एरर इन एक्सटेंशन 1% दिया, मतलब 0.01 दिया। तो 0.01 होना कैसे चाहिए, 0.01 होना चाहिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये टोटल एक्सटेंशन का डिफरेंस हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल एक्सटेंशन मतलब सिग्मा 1। चूंकि आपका ओपन कॉइल में एक्सटेंशन जो है उसी को ओरिजिनल एक्सटेंशन मानोगे तो सिग्मा 1 हो गया। तो ये आना चाहिए 0.01। अब यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से सिग्मा 2, यहाँ से जो है डेल्टा 2 की वैल्यू, या डेल्टा 1 और डेल्टा 2 था एक्सटेंशन, तो डेल्टा 2 की वैल्यू जो आपकी आई 0.99 डेल्टा 1 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 आपने बना लिया। डेल्टा 1 और 2 में एक रिलेशन आपको पता चल गया। अब पॉइजन रेशियो, चूंकि पॉइजन रेशियो मैंने आपको बताया था कि 0.3 जनरली आप एज्यूम कर सकते हैं, 0.3 0.35 तक एज्यूम कर सकते हैं आप। तो 0.3 हमने एज्यूम अगर किया तो पॉइजन रेशियो अगर एज्यूम किए तो ये भी आपको फार्मूला पता है कि E इज इक्वल टू 2 इंटू एन 1 प्लस म्यू। तो 2n अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस म्यू होगा। अब यहाँ से ये हो गया आपका 0.7692 2n अपॉन E की वैल्यू, और ये आपको ये पता ही है, ये है सिग्मा 2 इज डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0.99 डेल्टा 1। अब जो है ये इस वैल्यू में आप इसको वैल्यू पुट करिए, सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी डेल्टा 2 आपका होगा डिफ्लेक्शन, जो दूसरे जो क्लोज ओपन कॉइल का डिफ्लेक्शन होता है 64 WR³ इज इक्वल टू एन डी पर पावर 4 इज इक्वल टू होना चाहिए 0.9 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 का डिफ्लेक्शन ही है डेल्टा 1 का। तो यहाँ से आपका जो डिफ्लेक्शन, जब इसको सॉल्व आप करोगे तो यहाँ से आपको एक आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आएगा 2n अपॉन ई अगले लाइन में। तो 2n अपॉन ई, चूंकि आप यहाँ 2n अपॉन ई की जहाँ वैल्यू आप निकाल चुके हो, 2 अपॉन n की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और बाकी आप इस पूरे इक्वेशन में
और बाकी चीज़ें आपको दी हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो आपको यहाँ से निकल के आ रही है, जो कि आपको अल्फ़ा की वैल्यू ही पूछा गया था, एंगुलर हेलिक्स की वैल्यू। तो इजीली ये आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दीजिए।